गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो लास्ट लेक्चर था अपना, उस लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी, जिसमें हमने 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उनमें जो अपने पास एक्सेप्शनल थे उनके बारे में हमने लिखा था, उनको आपको याद करना है। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, उन तीनों सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास में, और मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे वो खुद से लिखने के लिए भी दिए थे एज ए होमवर्क। तो आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क एट होम। अब हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज मींस इनका साइज, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका मेटेलिक नेचर, इनका कोवेलेंट बॉन्ड, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, कि ये किस किस कंपाउंड से रिएक्शन कर सकते हैं, इनकी और कैटालिटिक प्रॉपर्टी है नहीं है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं अपने पास, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जितने भी अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप, एक पीरियड के अंदर, जैसे 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो जनरल प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है सभी एलिमेंट्स की। क्यों सेम रहती है, इसका रीजन देखो क्या है। उसका रीजन ये होता है कि जो जनरल प्रॉपर्टी होती है ना, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि किस एलिमेंट के अंदर कितने, आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उनकी जनरल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। अब देखो क्या है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सब में सेम है। सब में आई मीन मोस्टली सब में सेम है ना, कि भाई आउटर सेल के अंदर इनके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 है। ठीक है, अंदर वाले के अंदर डिफरेंट होते रहते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये डिफरेंट है। हमें ये पता है कि प्रॉपर्टी चेंज कब होगी, जब आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगी। अगर आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है या नियरली सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या लिखा आपने, most of D block elements have same properties because these elements have same number of electrons in their outer cell. outer cell के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से सेम होता है। जैसे मान लो आपने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम और बेरिलियम, 21, 22 और 23 इनका एटॉमिक नंबर हो गया। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो इनका आउटर सेल जो है वो ये है, इसका ये है, इसका आउटर सेल ये है, इसका आउटर सेल भी ये है। ये इन तीनों का आउटर सेल। तो आप चेक करो आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, डिफरेंस का है कि अगर आप एक एलिमेंट से दूसरे पे जाते हो एक पीरियड के अंदर तो एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, लेकिन नया इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी सेल के अंदर एंटर होता है। ये हो गया अपने पास n-1 डी सेल। तो जो नया इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखो D1 में यहां एंटर हो गया, टाइटेनियम में D3D2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो रहा है, इसमें 3D3। तो ये इनर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसलिए क्या होता है कि जनरल प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। अब अगर जैसे हम लास्ट एक और लिखे क्रोमियम 24, इसमें क्या होगा 3D और 4s। ठीक है भाई, अब इसमें ये एक्सेप्शनल वाला केस है। ठीक है, इसमें यहां पर हो जाता है और यहां पर 5, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो क्या होता है कि मोस्टली वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि भाई मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्योंकि आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, बस 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये एलिमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा।
ठीक है, तो आप इसको फटाफट यहाँ से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने लिख लिया जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास, वो है मेटेलिक नेचर। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका मेटेलिक नेचर किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट अपने पास यही है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल, पहला पॉइंट ये आपको पता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं इसका रीजन, बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे तो इसके कारण इनका कंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, हाँ एक चीज कि जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कंडक्टर अगर कोई मेटल है तो वो होता है सिल्वर, चांदी। चांदी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो कंडक्टर का कंडक्टेंस का जो सीक्वेंस है वो क्या आ गया, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड और एल्यूमिनियम। ये क्या है, इनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस का ऑर्डर है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जो वायर बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए वो किस चीज के होते हैं, कॉपर के। कॉपर के ही क्यों बनाए जाते हैं, इसके दो कारण है अपने पास। सबसे पहला कारण तो ये है कि सिल्वर, प्लेटिनम और ये जो सोना है और ये क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इसके कारण हम इनके वायर नहीं बना सकते, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो अपने पास चांदी और ये जो गोल्ड है वो क्या होते हैं कि लो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं। तो पिघलने से क्या होता है, जो वायर है अपनी वो खराब हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अब जो कॉपर है इसका यूज क्या है, कॉपर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर के वायर यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि मर्करी जो होता है अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मर्करी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। मर्करी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इससे के कारण क्या होता है कि रूम टेम्परेचर होने के कारण ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। कंडक्टेंस तो कर सकती है लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन हैव कोवैलेंट बॉन्ड, कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवैलेंट और मेटालिक दोनों टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एज वेल एज मेटालिक बॉन्ड। इसका रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है, जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है, एस सेल के अंदर एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन। वैसे सेम टू सेम क्या देखा गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पास डी ब्लॉक के, उन सब में क्या होता है कि आउटर सेल जो होता है वो एस सेल ही होती है। जैसे 3D के अंदर 4s, 5D के अंदर 5s, 6D के अंदर 6s, ठीक है। ऐसे क्या होता है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, मेटालिक नेचर होता है। उसी मेटालिक नेचर के कारण क्या कहते हैं, ये मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मेटालिक और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसका रीजन लिखिए। तो इसका रीजन क्या है, मेटालिक बॉन्ड तो बनाते हैं क्योंकि इनके आउटर सेल के अंदर एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी जो इनर सेल होती है उसके अंदर n-1 सेल, जिसको कहते हैं n-1 d सब सेल जो होती है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, जिसके कारण क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और राइट डाउन कीजिए भी, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटालिक नेचर में अपने पास कुछ और चीजें थी, कुछ और चीजें तो बेसिक चीजें हैं,
उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे आपको पता होती है ये चीजें, बेसिक चीजें हैं, जैसे कि जो अपने पास जो बेल होती है, बेल, ठीक है ना, जैसे स्कूल में या फिर कहीं पर भी जो बेल लगी होती है वो क्या होती है, लोहे की बनी होती है या फिर मेटल की बनी रहती है। इसका रीजन क्या होता है कि जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है, ठीक है। सोनोरस होने का कारण क्या होता है कि इनमें जो इनका जो साउंड होता है वो काफी लाउड तक होता है, वेव फॉर्म में आगे तक चलता है। इसीलिए क्या होता है, मेटल के ही बेल बनाए जाते हैं। दूसरी चीज कि यूटेंसिल्स जो होते हैं जो अपन घरों में यूज करते हैं बर्तन, वो भी क्या होते हैं, मोस्टली मेटल के बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये हीट जो होता है हीट के कंडक्टर होते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि इन मेटल के ही यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे, आप जैसे एक एग्जांपल देखते हैं फिलामेंट हीटर जो होता है ना, हीटर में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हाई होने के कारण क्या होता है कि अगर आप इसमें करंट पास करते हो तो वो वायर जो गर्म हो जाता है एकदम लाल, ठीक है ना, रेड हॉट हो जाता है, फिर भी वो पिघलता नहीं है। इसका रीजन क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। अगर लोहे का अगर आप फिलामेंट बना देते तो क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर पर पिघल जाता और हीटर खराब हो जाता, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट अपने पास जनरल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस, कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक साइज है वो किस तरीके से वेरी करेगी या फिर नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या पैटर्न होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज की बात करते हैं, ठीक है। तो 3D सीरीज के मैं सबसे पहले एलिमेंट लिखता हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये अपने पास 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इनके अंदर इनका साइज का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले बात अपने पास स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक, ठीक है, यहां तक का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद आयरन से लेकर निकल तक साइज डिफरेंट होगा और फिर उसके बाद कॉपर से साइज है वो डिफरेंट होगा। इनको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। वो 3 हिस्से जो है वो किस पे बेसिस होंगे, वो अपने पास 2 फैक्टर है। एक तो है अपने पास जेड इफेक्टिव और दूसरा अपने पास स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, ठीक है। इन दो के बेसिस होगा भाई, इन दो से हम डिफाइन करेंगे कि इनका साइज है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पोर्शन पे, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक, ठीक है। देखो स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होता है कि साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है लगातार। स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज है वो डिक्रीज होता है इस सीक्वेंस में, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है कि जो अपने पास स्कैंडियम से मैंगनीज तक होता है ना वो जेड इफेक्टिव होता है, वो क्या होता है इंक्रीज होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, ये क्या होता है कम होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। डोमिनेटिंग फैक्टर इसका मतलब क्या होगा कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको वो कम करेगा और जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो अगर जेड इफेक्टिव प्रभावी है तो जेड इफेक्टिव का काम क्या होता है कि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचना। तो अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा लगातार घटेगा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेटिंग होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, ठीक है, जिसके कारण साइज जो है वो लगातार छोटा होता जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑलमोस्ट सेम होने का रीजन क्या लिखोगे आप, ऑलमोस्ट सेम होने का रीजन ये होगा कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू
स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही सेम होते हैं, इसका इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, हम इन पे कैलकुलेट करके नहीं बैठेंगे कि जेड इफेक्टिव इसका कितना आ रहा है, इसका स्क्रीनिंग कितना आ रहा है, इसका जेड इफेक्टिव कितना है और इस आगे, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर बताना है। वो क्या है कि आप अगर पूछे कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक 3D सीरीज के अंदर साइज है वो किस तरीके से वेरी करता है, एक्सप्लेन, तो आप क्या करोगे, साइज जो है वो डिक्रीज होता है। आपका आंसर क्या होगा कि साइज लगातार डिक्रीज होगा। रीजन क्या बोलोगे कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है इस डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। हम लिख लेंगे इसको आगे, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कॉपर से जिंक तक क्या होता है कि कॉपर से जिंक में क्या होता है कि जो साइज है वो बढ़ जाता है। अब साइज अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगता है कि कॉपर से बड़ा होता है जिंक। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग है जेड इफेक्टिव की कंपैरिजन में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट is dominating, ठीक है। ये अपने पास आंसर है जो कि आपको याद रहना चाहिए। अब मैं इस आंसर को आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखवा देता हूं, उससे पहले आप क्या करो, इस पूरे पैटर्न को आप एज इट इज कॉपी करो, फटाफट लिखो इसको। देखो भैया, हमें ये जो पॉइंट्स जो आपने अभी राइट डाउन किए हैं, हम इनको क्या करते हैं, थ्योरेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, देखो क्या होता है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखो कितना है, 127 पिकोमीटर आयरन का, 124 पिकोमीटर कोबाल्ट का और 123 पिकोमीटर निकल का। तो हमें पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जेड इफेक्टिव है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, 27, 24, 23 ये इतना सा ही डिफरेंस रहता है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास स्कैंडियम से मैंगनीज तक का, वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आप लिखिए, देखो इन 3D सीरीज, आप लिखिए फटाफट, इन 3D सीरीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, on moving from left to right from scandium to manganese, scandium to manganese, atomic size decrease, atomic size decrease because from scandium to manganese Z effective is more dominating, because from scandium to manganese Z effective is more dominating than screening effect, more dominating than screening effect, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के लाइन से नहीं, लाइन से लिखना, this is due to because new electron enters into n-1d सबसेल, ब्रैकेट में लिख देना इनर सेल, n-1d सबसेल के ब्रैकेट में लिख देना इनर सेल, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया अपने पास फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। इसी में आप ये लिख सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू कर देना, फुल स्टॉप कॉमा में कन्वर्ट करके लिखना hence size from scandium to manganese decreases, hence size from scandium to manganese decreases, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखना, देखो size of iron, cobalt and nickel, size of iron, cobalt and nickel are almost same, because screening effect and Z effective both are
almost same. Both are almost same. Hence there is no difference. Hence there is no lot of difference. Hence there is no lot of difference in iron, cobalt and nickel. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. लिखना थर्ड पॉइंट. From cobalt to zinc. From cobalt to zinc, size increases. Size increases because Z effective काट लिखना, because screening effect ब्रैकेट में लिखना सिग्मा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही बोलते हैं शील्डिंग. ठीक है, शील्ड बनाना, शील्ड या फिर स्क्रीन. ठीक है, because screening effect is more dominating than Z effective. Screening effect is more dominating than Z effective. Hence size increases from copper to zinc. ये आपके पास थ्योरेटिकल इनके आंसर है. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे उनके भी आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो कि आपको पूछ ले कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. असर्शन और रीजन में भी अगर आप पूछ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप आंसर फटाफट दे सकते हो. अब अपन आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं. ये आप लिखो फटाफट, आगे कंटिन्यू करते हैं. तो देखो क्या है, साइज को हमने 3D सीरीज के अंदर तो चेक कर लिया. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं कि साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि अगर हम एक सीरीज के अंदर जैसे चल रहे थे तो साइज हमने देख लिया, लेकिन अब क्या है कि अगर आप टॉप टू बॉटम देखो इन ए ग्रुप, कि आप एक ग्रुप में जो साइज चेक करो तो साइज किस तरीके से वेरी करता है, इसके बारे में बात करते हैं. तो आप हेडिंग डाल लीजिए साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, इन 3D सीरीज, तो लिखिए इन डी ब्लॉक, पूरे डी ब्लॉक की बात करेंगे. ठीक है, कि भाई डी ब्लॉक के अंदर साइज जो है वो टॉप से बॉटम जाने पर किस तरीके से वेरी करता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्क्रीनिंग पावर. ठीक है, स्क्रीनिंग पावर, तो आप स्क्रीनिंग पावर का सीक्वेंस लिखना. स्क्रीनिंग पावर, सबसे पहले स्क्रीनिंग पावर को समझिए भाई क्या है. स्क्रीनिंग पावर का मतलब कहीं ऐसा तो है कि कहीं किसी दो चीजों के बीच में आपने कोई स्क्रीन बनाना है, कोई एक पर्दा टाइप लगा देना. ठीक है, तो वो देखो कुछ इस तरीके से. स्क्रीनिंग पावर का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये अपने पास न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट हो गई, डिफरेंट ऑर्बिट हो गई. तो हम बात करें जैसे मान लो ये जो सेल है अपने पास आउटर सेल. ठीक है, इस आउटर सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते हैं हम F सब सेल के अंदर बैठा है. F सब सेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है. अब देखो क्या होता है कि एक चीज समझना है, सबसे पहले आता है S. सबसे कम एनर्जी कौन से वाले सब सेल की होती है, S की सबसे कम होती है एनर्जी, है ना. हमें पता है एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एनर्जी होती है वो S सब सेल की, उससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी होती है भाई, P की, फिर उसके बाद D की और उसके बाद F की. तभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1s में बढ़ते हैं, दूसरे पीरियड में जाते हैं तो 2s, 2s के बाद 2p. ठीक है, ये अपने पास एनर्जी का सीक्वेंस है, एनर्जी ऑफ सब सेल. तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो S सब सेल है वो न्यूक्लियस के एकदम पास में है. अगर न्यूक्लियस के एकदम पास में है तो इसका मतलब कहीं ये हुआ ना कि S सब सेल के अंदर बैठा इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर हाई होगा. ठीक है, हाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा खींच के रखेगा, तो इसके कारण क्या होगा कि साइज है वो घटाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की. स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, आप समझो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें. ठीक है, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हमने बना दिया कि इसके अंदर ये एक
इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है कि स्क्रीनिंग पावर जो होती है उसका सीक्वेंस अपने पास ये होता है कि S की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, उससे कम होती है P की, उससे कम होती है D की और सबसे कम होता है F की। ये स्क्रीनिंग पावर। स्क्रीनिंग पावर समझो कि एक पर्दा है। अब ये पर्दा किन किन के बीच में, वो देखो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ये F सेल के अंदर बैठा हुआ है। हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो F सबसेल के अंदर बैठा हुआ है और न्यूक्लियस के अंदर बैठे अपने न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन। उन प्रोटॉनों के कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो क्या करते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है, कि भाई ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिया इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर ये खींचेगा तो साइज को क्या करेगा भाई, छोटा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्क्रीनिंग पावर लगाते हैं। स्क्रीनिंग पावर का मतलब क्या होता है, एक पर्दा लगा देते हैं। पर्दा लगाने से क्या होगा कि जितने पावर से ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे, अब उस पावर से अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे। जैसे बीच में ऑब्स्टेकल्स लगा दिया, ऑब्स्टेकल्स लगा दिया मतलब कोई बीच में बाधा उत्पन्न कर दी, तो उससे क्या होगा, तो इसको अपनी तरफ खींचने में परेशानी होगी। तो क्या होता है, अगर F सबसेल में बैठा है तो उसकी परेशानी है वो सबसे कम होगी। मतलब क्या हो गया कि जो पर्दा है उसकी मोटाई कम है, ऐसे समझो कि भाई ऐसी सब मोटाई सबसे ज्यादा है। जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना ही इस प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में परेशानी होगी, ठीक है। तो जितना पतला पर्दा होगा उतना ही आसानी से क्या करेगा, वो खींच लेगा। जैसे मान लो आप टीवी चलाते हो, रिमोट आपके हाथ में है, तो आप क्या करते हो कि रिमोट जो है अगर आप उसके आगे कोई पर्दा लगा दो, ठीक है ना, पर्दा लगाओगे तो उससे क्या होता है कि जो रिमोट है उसका एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आप पर्दे का मोटाई बढ़ाते हो वो रिमोट उतना ही मुश्किल से काम करता है। तो अब देखो क्या है कि F सबसेल जो है, F सबसेल का जो पर्दा होता है वो सबसे वीक होता है। अगर सबसे वीक है तो इसका मतलब कहीं ये हुआ ना, ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। अगर आसानी से खींच लेगा तो क्या करेगा, साइज डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनिंग पावर लिखो, स्क्रीनिंग पावर लिखना इसके अंदर सबसे पहले स्क्रीनिंग पावर हेडिंग डालिए, देखो लिखो, इट is a repulsive force. It is a repulsive force which exert at outer direction from the nucleus. Which exert from outer direction from the nucleus. Continue करना. Screening power of different subcells are different. Screening power of different subcells are different, and that is as follows. Sequence लिख लीजिए आप इसके नीचे, ठीक है। और आप एक कॉमा या ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लाइक कर्टन. Screening effect is like a curtain between outer cell electrons and nucleus. Nucleus यहाँ पर से लिखना, and protons situated in nucleus, ठीक है ना। It is screening effect को आपने क्या लिखा, screening effect is like a curtain between outer cell electrons and protons of a nucleus, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो आउटर सेल आउटर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, ये हमेशा बाहर की तरफ लगता है। और जेड इफेक्ट है वो किस तरफ लगता है, अंदर की तरफ। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो है अपने पास जेड इफेक्ट, ये जो है अंदर की तरफ, और स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी सिग्मा ये लगता है बाहर की तरफ। अब समझो कि जो F है उसका स्क्रीनिंग बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा कम है,
और जेड इफेक्टिव है वो है ज्यादा, तो क्या करेगा साइज को ये कर देगा छोटा, यानी ये वाला फोर्स है वो कम है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होगा तो साइज क्या कर देगा छोटा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग पावर इसका ये डायग्राम वगैरह बना के आप थोड़ा सा समझना, ठीक है। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मान लो ये F सबसेल ना होता और ये होता है P सबसेल, तो अगर P सबसेल होता तो क्या होता है जेड इफेक्टिव और सिग्मा जो है इनमें रिलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव या तो क्या हो जाते हैं ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, या फिर क्या होता है स्क्रीनिंग है वो ज्यादा हो जाता फिर साइज बढ़ जाता। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर उसके बाद में मैं आपको आगे लिखवाता हूं। तो भाई हमने जो अभी पढ़ा उसको मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं, मैं इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमें पता है जैसे क्या होता है कि टॉप टू बॉटम चलना है, तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे मान लो आपके पास ये है 3D सीरीज, 4D सीरीज और ये 5D सीरीज, 3D 4D एंड 5D सीरीज है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, रीजन आपको पता है क्यों इंक्रीज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप 3, 3rd, 4th पीरियड से 5th पीरियड में आते हो तो एक नई सेल ऐड हो जाती है। नई सेल ऐड होगी तो उसके कारण साइज जो है वो डेफिनेटली बढ़ता है। ठीक है, 3 से 4 आओगे साइज बढ़ेगा, 4 से 5 आओगे तो भी साइज बढ़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइज जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, 3D का साइज सबसे कम, उससे बड़ा होगा 4D का और उससे बड़ा होगा 5D सीरीज का। ये है अपने पास टॉप से बॉटम जाने पर साइज में वेरिएशन। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये गलत है, ये हर जगह सही नहीं है, हर जगह ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपके पास आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे लिख लेना, यहां से लिखना स्टार्ट करो आप, सबसे पहले इसको आगे एक्सटेंड करके लिख दूंगा मैं। वो देखो क्या है, सबसे पहले लिखो आप ड्यू टू पुअर शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग ऑफ n-2 f सबसेल। ध्यान रखना मैंने n-2 f सबसेल लिखा है, 3D सीरीज या 4D सीरीज या 5D सीरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन शील्डिंग की बात कर रहे हैं n-2 f सबसेल की। और n-2 f सबसेल कहां होती है, वो होती है 6th पीरियड में। 6th पीरियड यानी 5D सीरीज वाली लाइन के अंदर। ठीक है, 3D में नहीं होती वो, 4D में भी नहीं होती, लेकिन ये अपने पास n-2 f सबसेल जो है वो 5D के अंदर आ जाती है। अब जैसे ये 5D सीरीज में आएगा तो क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो n-2 f सबसेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो n-2 f सबसेल के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बढ़ गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है कि हमें पता है शील्डिंग पावर जो है, वैसे हमें पता है एक चीज का कि जैसे जैसे अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, है ना, तो उनके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ ज्यादा लगना चाहिए। ठीक है, जैसे समझना, ये अपने पास एक एटम है, समझ लो भाई ये अपने पास F सेल है, मैं एक बार से रैंडमली बनाया है, सेकंड सेल को मैंने F सबसेल होता नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए लिखो। तो ये हो गए बाहर वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में और एक अंदर वाले में, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी धक्का देगा बाहर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी बाहर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो वो एक चीज यहां पर है, लेकिन होता क्या है कि n-2 f सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन में हम इसी सेल के अंदर आए जा रहे हैं, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए,
ठीक है, क्योंकि एफ सबसेल आपको पूरा कंप्लीट भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे मूव कर पाओगे। तो हमें क्या करा, हमने 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर दिए, 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए अंदर वाली n-2 एफ सबसेल के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ सबसेल जो होता है उसकी शील्डिंग, इसकी स्क्रीनिंग वो बाकी सब सबसेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वीक होती है, जिसके कारण जो रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम। लेकिन क्या होता है कि जो जेड इफेक्टिव है वो एक, देखो जेड इफेक्टिव किस तरीके से बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग तो क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स जो है तो बाहर की तरफ लग रहा है वो तो हो गया कम, पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबसेल के अंदर इंटर हो रहा है, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स जो आउटर सेल में लग रहा है वो तो हो गया कम। क्लियर? अब जेड इफेक्टिव किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसकी बात करते हैं। जैसे मान लो आपने एफ सबसेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो एक इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ क्या आप एक प्रोटॉन भी भरोगे, यानी न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर की तरफ लग रहा है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो बिल्कुल प्रभाव है, उसका प्रभाव रहेगा, तो वो क्या करेगा, इस आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने में बाकी सब जो पुराने प्रोटॉन्स हैं उनकी हेल्प करेगा। अब देखो क्या होगा, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रोटॉन तो लगातार ऐड होते जा रहे हैं। प्रोटॉन ऐड होंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इन आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर जो रिपल्सिव फोर्स यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एकदम ही ना के बराबर, एकदम जीरो। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो घट गया, तो क्या होगा, ये जो अंदर बैठे प्रोटॉन है आउटर सेल को अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा भाई, छोटा। ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है वो लेंथेनाइड यानी लेंथेनाइड के जो 14 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं उनके कारण बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो लेंथेनाइड सीरीज होती है वो कहाँ होती है, 5D सीरीज के अंदर। ठीक है, और 5D सीरीज में भी कहा सबसे पहले आता है लेंथेनम एलिमेंट, उसके बाद आता है एचएम, इन दोनों के बीच में यहाँ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ये हो गया क्या कि भाई ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस लेंथेनम के बाद में इंटर हुए हैं। लेंथेनम में तो आपको एज इट इज आप नॉर्मल तरीके से भर ही रहे हो, लेकिन जैसे आप लेंथेनम से आप एचएफ में जाओगे, एचएफ में जाने से पहले आपको n-2 एफ सबसेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपको 14 प्रोटॉन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। 14 इलेक्ट्रॉन के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल, और 14 प्रोटॉन के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हो गया ज्यादा, तो साइज को क्या कर देंगे भैया, कम। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है कि इस लेंथेनम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे आप लेंथेनम से आप एचएफ में जाओगे और इफेक्ट जो है जेड इफेक्टिव वो बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा किसके कंपैरिजन में, लेंथेनम और एचएफ की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एचएफ से ऊपर। एचएफ से ऊपर कौन होगा, जिरकोनियम, जेडआर। जेडआर और एचएफ में अगर आप बात करोगे तो जेडआर है ना, उसका और एचएफ का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो आप फटाफट इस थ्योरी को लिखो, मैंने आपको समझा दिया, आप इसको लिखो। देखो क्या है, नहीं लिख रहा है तो बोल रहा हूं, आप लिखते रहो। Due to poor shielding, जिसको हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, of n-2 F subcell, Z effective of nucleus का Z effective increases on outer cell electrons। ठीक है, यही बताया मैंने आपको कि न्यूक्लियस के जो Z effective होता है वो आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है, as a result size of 5D series, ये केवल 5D में ही होगा भाई, 4D में कोई F सबसेल स्टार्ट नहीं होती है, ना 3D में कोई F सबसेल होती है, ना ही 4D में कोई F सबसेल होती है। F सबसेल स्टार्ट होती है 5D में, तो ये जो इफेक्ट है वो होगा किसमें, 5D of 5D series elements decrease, as a result size of 5D series elements decrease, इसलिए साइज क्या हो जाता है, छोटा।
आगे देखते हैं, एज वी नो दैट और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, एज वी नो दैट और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम अ न्यू सेल इज एडेड, एक नई सेल ऐड होती है, नई सेल ऐड होती है तो साइज क्या होता है, इंक्रीज, a new cell is added so size of atom increase, ठीक है, एटम का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, बट आगे देखिए, बट यहां पे लिख लेना इन 5D सीरीज, बट इन 5D सीरीज, बट के बाद हाई वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव, है ना, हाई वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव कॉमा लगा के लिखना, डिक्रीज दिस इंक्रीज्ड साइज, ये जो बढ़ा हुआ साइज है उसको डिक्रीज कर देता है, हेंस साइज ऑफ 5D सीरीज इज ऑलमोस्ट सेम टू 4D सीरीज, ठीक है, दिस इज क्या करेगा, दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये जो साइड जो है, साइड में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कमी हो रही है, ये किसके कारण हो रही है, लेंथेनाइड सीरीज के कारण, इसीलिए हम इस इफेक्ट को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो थ्योरी है, आपने ये वाली जो पॉइंट जो थ्योरी लिखी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3D सीरीज वाला जो हमने लिखा था उससे भी ज्यादा। कई बार क्या होता है कि आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आपको ये थ्योरी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। मैं कहता हूं कॉपी पेस्ट आप चाहे चेंज कर देना, लेकिन आपके दिमाग में जो मैंने आपको अभी बिठाया वो आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो दोबारा। तो क्या होगा, दिस इफेक्ट इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो आप साइज को लिख लेना, 3D साइज, 3D सीरीज का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा आ गया 4D, और 4D और 5D का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम, ये तो हो गया टॉप टू बॉटम। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो 5D सीरीज के जो इफेक्ट है वो कहां स्टार्ट हो रहा है, लेंथेनम के बाद में। इसका मतलब क्या होगा, लेंथेनम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप बात करो स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे आ गया इट्रियम और उसके नीचे आ गया लेंथेनम, ठीक है, ये 3D का, ये 4D का और ये 5D सीरीज का एलिमेंट। इनमें अगर आप साइज का कंपैरिजन करोगे तो क्या बोलोगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो क्या होगा, देखो 3D का साइज सबसे छोटा और इसके बराबर। तो अगर आप ये आंसर दोगे तो ये हो जाएगा गलत। गलत होने का रीजन क्या है वो देखो कि भाई जो लेंथेनम का यहाँ जो 5D सीरीज का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका रीजन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस एरे के बाद से स्टार्ट हो रहा है, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनम पे तो है ही नहीं, है कहां पर, लेंथेनम के बाद वाले 5D एलिमेंट्स पर। 3D और 4D पे तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, उनमें तो डायरेक्टली है कि 3D का साइज 4D से छोटा होगा, ये तो एज इट इज ट्रुथ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू 3D एंड 4D। तो आप क्या लिखोगे, लेंथेनम पर तो इसका कोई फर्क नहीं है, तो क्या लिखोगे, ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ये बात यहाँ पर 100% करेक्ट, तो ये रहेगा। तो आप इसको ये लिख सकते हो, एक्सेप्टिंग first group of D block elements, that is scandium, yttrium and lanthanum। तो इनका जो साइज का सीक्वेंस है वो तो यह रहेगा। बाकी अगर आपको पूछ लिया जाए, एक एग्जांपल के तौर पर पूछूं आपको कि जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका साइज का सीक्वेंस बताओ भाई क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ऊपर से नीचे जाने में साइज है वो इंक्रीज होता है, गलत बात तो सही है, लेकिन यहां तक तो ये इफेक्टिव है, लेकिन 5D सीरीज में जैसे इंटर करेगा, ये वाला हो गया 3D, ये हो गया 4D और ये हो गया अपने पास 5D, ठीक है। और ये 5D में भी क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होने के बाद वाला एलिमेंट है, तो क्या होगा,
यहां तक तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन इसका जो साइज है वो 4D के लगभग बराबर हो जाएगा। तो आप क्या सीक्वेंस लिखोगे भाई इसका? तो इसका सीक्वेंस लिखोगे, जिंक जो है वो सबसे छोटा, कैडमियम उससे बड़ा और कैडमियम मरकरी के ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये हो गया अपने पास आंसर। ऐसे आप एक और लिख देता हूं मैं, ये तो हो गया आपके पास लास्ट वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेनेडियम, वेनेडियम के नीचे आता है मेरे पास नायोबियम और उसके नीचे कौन आता है भाई? TA, टेंटेलम। ठीक है, ये 3D, ये हो गया 4D और ये हो गया अपने पास 5D। ठीक है, यहां पर तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन 5D सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? 5D सीरीज का जो साइज है वो 4D के लगभग बराबर हो जाता है। तो आप आंसर क्या करोगे? वेनेडियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा हो गया नायोबियम और लगभग बराबर हो गया ये TA के। तो ये आपका आंसर होगा 3D, 4D और 5D सीरीज में। सीक्वेंस पता रहना आपको जरूरी है। मोस्टली पूछ लेता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज में क्या इफेक्ट होता है। तो आपके सामने कंप्लीट थ्योरी है, फटाफट राइट डाउन करो। बाकी अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, कि भाई जो अपने पास 3D, 4D, 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।